आज मैं आपको पूरा माइटोसिस एक शॉट में पढ़ाने वाला हूँ कि माइटोसिस में क्या क्या चीज़ होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल साइकिल में। तो सेल साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सेल साइकिल में जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंटरफेज़ आता है। इंटरफेज़ के अलावा एक और फेज़, उसको हम एम फेज़ बोलते हैं। एम फेज़ को माइटोसिस फेज़ भी बोलते हैं, ठीक है। एम फेज़ में, इंटरफेज़ में क्या क्या होता है, तो इंटरफेज़ में सबसे पहला आता है गैप वन फेज़, फिर एस फेज़, फिर जी टू फेज़, ठीक है, जिसको गैप टू फेज़ बोलते हैं। गैप वन में क्या होता है, वो सारी मेटेरियल चीज़ों को बनाया जाता है ताकि आगे जाके एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। और तो एस फेज़ को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज़, क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। फिर गैप टू में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी हैं। और फिर आता है एम फेज़। एम फेज़ को दो फेज़ में डिवाइड कर रखा है, कैरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। और कैरोकाइनेसिस में प्रो फेज़ होता है, मेटा फेज़ होता है, एनाफेज़ होता है और टेलोफेज़ होता है। एनाफेज़ ये वो फेज़ है जब आपका जो डीएनए दो बना हुआ है एस फेज़ के दौरान, वो एनाफेज़ में बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जीवन फेज़ में तो आपके पास मान लो जो डीएनए एक है, आगे जाके एस फेज़ में आपका डीएनए मान लो प्रॉपर बन चुका है, और एनाफेज़ में प्रॉपर वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर इंटरफेज़ वाली फिर से बात आती है। इंटरफेज़ को हम गैप वन फेज़ और एस फेज़ और जी टू फेज़ बोलते हैं। जीवन में क्या होता है, गैप वन में प्रिपरेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वो सारी चीज़ें वो तैयार किया जाता है ताकि एस फेज़ में डीएनए क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके। फिर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं यहाँ पे, तो डुप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल। उसके बाद एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट के अलावा डीएनए को बाइंड करने वाली प्रोटीन्स बनती हैं जिनको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रोल डुप्लीकेट कर जाता है, ठीक है, जिसको सेंट्रोसोम कहा गया। और गैप टू फेज़ डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जो डुप्लीकेट नहीं हो पाए थे वो गैप टू फेज़ में डुप्लीकेट कर जाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस फेज़ को सिंथेसिस फेज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होता है, बनता है। और यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे सेंट्रोसोम या सेंट्रोल डुप्लीकेट कर जाता है, तो बोलोगे एस फेज़ में। फिर ज़्यादातर सेल ऑर्गन जो होते हैं वो डुप्लीकेट कहाँ होते हैं, आपके गैप टू फेज़ में। और ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है, जब आप पढ़ोगे ना, सेंट्रोसोम से कोई फाइबर्स निकलते हैं, तो फाइबर्स बेसिकली किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ठीक है। हाँ जी। अब जैसे मान लो आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेन डाल के, तो डालने के बाद क्या होता है, आपको उसमें ये ऐसा करके थ्रेड सा दिखता है, ऐसा थ्रेड दिखता है। तो ये जो थ्रेड होते हैं वो बेसिकली क्रोमेटिन मटेरियल होता है। तो क्रोमेटिन का मतलब होता है, क्रोमेटिन का मतलब कलर, और एक्टिन का मतलब थ्रेड, ठीक है। तो इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो डीएनए होता है ना, डीएनए को प्रॉपर, क्योंकि आपका जो क्रोमोसोम होता है वो हाईली कंडेंस होता है, ठीक है। तो जो आपका डीएनए होता है उसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, उसको बाइंड करने के लिए कुछ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। वो प्रोटीन कौन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। इसमें H2A, H2B, H3, H4, ऊपर ऊपर ये चार होते हैं, नीचे चार होते हैं, और फाइनली इनको मिला के हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और इसके अराउंड आपका डीएनए क्या कर जाता है, रैप कर जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद अगले पल के पास जाएगा, फिर अगले वाले के पास जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ कि हिस्टोन प्रोटीन के अलावा एक और प्रोटीन है जिसका नाम H1 प्रोटीन होता है, जो कि इसको लिंक लिंक अटैच कर देता है प्रॉपर। उसको हम लिंकर हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। आगे जाके ये जो है बना हुआ आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ये न्यूक्लियोसोम है। क्या है, न्यूक्लियोसोम। और जब आप इसे माइक्रोस्कोप पे देखते हो तो आपको ना ऐसे दाने दाने दिखता है, ऐसे करके, तो इसे बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। अब उसका देखो, जो डीएनए है और प्लस हिस्टोन ऑक्टामर मिलके ये आपको बोल सकते हो कि ये बीट्स ऑफ स्ट्रिंग दिखते हैं, जिनको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। और और इसके अराउंड ना एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। और फाइनली ऐसे करके बिल्कुल ना, ऐसे करके ये ऐसे होते हैं, बिल्कुल कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। और कंडेंस हो जाने के बाद ऐसे करके ये क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपका क्रोमोसोम कहलाता है। क्रोमोसोम के बीचों बीच क्या होता है, जो दो क्रोमेटिड्स को जोड़ता है, ये क्या है, ये क्रोमेटिड सिस्टर्स होते हैं। और बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर, जो कि इन दोनों क्रोमेटिड सिस्टर को जोड़ता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी आपको ये दिख रहा हो कि धागे धागे जैसे हैं, ठीक है। और ये जो धागे धागे जैसे हैं बाद में, बिल्कुल पहले देखो, पहले ये बेसिकली बोल सकते हो कि ये डीएनए होता है। डीएनए से आगे जाके थोड़ा क्रोमेटिन बनता है, और फाइनली क्या हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी ये बिल्कुल बोल सकते हो कि कैसे हैं, अभी एंटेंगल्स हैं, बाद में वो टेंगल्ड हो जाते हैं,
एक मिनट सॉरी। तो अभी बिल्कुल ये धागे जैसे है, बाद में ये बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप किसी क्रोमोसोम को देखते हो तो बीचों बीच क्या होता है, बीचों बीच सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, बीचों बीच सेंट्रोमियर होता है और उसके अराउंड ये क्रोमेटिड सिस्टर्स होते हैं। ठीक है। और आपको दिख रहा होगा ये ऐसे करके स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कनाइटोकोर है। क्या है, कनाइटोकोर। कनाइटोकोर ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। और इसी कनाइटोकोर से आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन आके अटैच होता है। ठीक है। तो अब उसके बाद हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप किसी क्रोमोसोम को देखते हो तो आपको ये ऐसा दिखता होगा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो बीच में ये सेंट्रोमियर है और ये आपको दिख रहे हैं ये और ये, इनको हम बोलते हैं, ये क्या है, क्रोमेटिड सिस्टर्स है। ओ मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये वाले सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है। अब उसके बाद जब आप क्रोमोसोम को देखते हो तो क्रोमोसोम के अलग अलग शेप्स होते हैं। तो एक होता है जिसमें सेंट्रोमियर से दोनों आर्म, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों आर्म इक्वल होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। और एक में क्या होता है कि जो ये सेंट्रोमियर, थोड़ा बोल सकते हो कि एक आर्म काफ़ी, मतलब एक आर्म बड़ा होता है, एक आर्म छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। और एक में क्या होता है कि काफ़ी छोटा होता है नीचे वाला आर्म, उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और एक तो बिल्कुल टर्मिनल पे होता है, जो आपका सेंट्रोमियर है बिल्कुल टर्मिनल पे आता है, तो इन्हें बोलते हैं हम टिलोसेंट्रिक। ठीक है। और ये शेप होती हैं कि जो मेटासेंट्रिक है, तो अलग अलग शेप्स हैं देखो। मेटासेंट्रिक को हम वी शेप बोल सकते हैं, मतलब ये ऐसा है ना। सब मेटासेंट्रिक है वो एल शेप का होता है, जब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो दिखाना चाह रहा है, ये जे शेप होता है, ये आई शेप होता है। ठीक है। फिर हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि जो आपका एक लॉन्ग आर्म होता है, एक शॉर्ट आर्म होता है, लॉन्ग आर्म को हम क्यू आर्म कहते हैं और शॉर्ट आर्म को हम पी आर्म कहते हैं। ठीक है। अब जब भी आप किसी क्रोमोसोम को देखोगे तो क्रोमोसोम में बीचों बीच क्या होता है, ये कोहेसिन प्रोटीन होता है जो दो क्रोमेटिड सिस्टर को जोड़ के रखता है। और ठीक है, तो और उसके बीच में क्या होता है, ये सेंट्रोमियर होता है। ठीक है। और उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा साइड में, जिनको बोलते हैं क्या, कनाइटोकोर। इस कनाइटोकोर से आपको धागे जैसा कुछ दिख रहा होगा जो अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है। अब बात आती है सेम वही, फिर से हम हल्का देख लेते हैं कि सेल साइकिल में इंटरफेज होता है, एम फेज होता है। इंटरफेज में पहले जीवन फेज आता है, इसमें मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट कर जाते हैं और आपका वो मेटेरियल बनाते हैं जिससे डीएनए रेप्लिकेट कर सके। और डीएनए रेप्लिकेट कब करता है, एस फेज में, जिसमें डीएनए 1 से 2 हो जाते हैं और हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और सेंट्रोल डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रल डुप्लीकेट का मतलब होता है सेंट्रोसोम जो होते हैं, एक से आगे जाके आपको 2 सेंट्रोसोम देखने को मिलते हैं। फिर जी2 फेज में क्या होता है, जी2 फेज में डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी। ज़्यादातर सेल अब जो डुप्लीकेट नहीं हो पाए थे यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएंगे और ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। और ये इसको हम बोलते हैं फेज़ ऑफ मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ की फेज़ होती है, अगर हम बात करें G1, S और G2 में, तो मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ होती है, G2 फेज़ में होती है। ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का साइज़ इंक्रीज़ करता है। फिर हम बात करें कि एम फेज़ में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज होते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे कि आपको दिख रहा है ये जीवन फेज़ है, तो जीवन फेज़ में आपका साइटोप्लाज्म छोटा होता है और न्यूक्लियस कैन ईजिली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब जो भी आपका ये न्यूक्लियस है ना, ये साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है। फिर एस फेज़ में लगभग थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करता है, पर जब जी2 में आते हैं तो इसमें हम बोलते हैं कि मैक्सिमम साइटोप्लाज्म ग्रोथ होता है, आपका साइटोप्लाज्म काफ़ी बिग हो जाता है और न्यूक्लियस जो है वो अपने साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है और एक्टिविटी काफ़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है। अब जैसे बताया था कि जीवन फेज़ में आपका जो भी ये होता है सेंट्रियोल, ये भी एक है। आगे जाके एस फेज़ में बताया था कि सेंट्रियोल क्या होता है, डुप्लीकेट कर जाता है। ये दिख रहा है आपको, एक सेंट्रियोल इधर गया, एक सेंट्रियोल इधर गया। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन दिख रहा है आपको, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे G2 फेज में हो तो जीवन एस में हो जाता है, पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये आगे से अटैच हो जाएंगे इससे। ठीक है। और बाद में वो फाइबर बनाते हैं। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं एम फेज के बारे में। एम फेज में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पढ़ेंगे प्रोफेज में क्या होता है। तो प्रोफेज में आप याद कर सकते हो CDS। ठीक है। तो CDS में सबसे पहला जो होता है, क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर, और जो सेंट्रोल जो बने हुए हैं, सेंट्रोल जो होते हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं। तो उसके बाद वो कहाँ मूव करते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। फिर जो भी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है सेल की, वो डिसइंटीग्रेट होती है। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बनी हुई है प्रॉपर, वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। मान लो ऐसे हो जाते हैं ऐसे करके। ठीक है।
और उसको डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गन, जो भी सेल ऑर्गन 1 से 2 बने थे अब वो धीरे धीरे वो डिसअपियर का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गए। डिसअपियर का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म काफ़ी थिक हो जाता है, उसका जो विस्कोसिटी बढ़ जाता है तो इसलिए दिखता नहीं हमें। फिर एस का मतलब होता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, जो भी आपके ये सेंट्रोल होते हैं उसमें क्या बनना स्टार्ट होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज आपको दिख रहा हो कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है और आपका जो ये है वो अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर रहा है। लेट प्रोफेज में आपको दिख रहा है कि ये अपोजिट पोल चले आए हैं और आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काफ़ी हद तक टूट चुका है। ठीक है, फिर अब जब मेटाफेज की स्टेज में आते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काफ़ी टूट जाता है, तो हम कह सकते हैं कि सीडीएस बिगन करता है प्रोफेज के अंदर और लेट फेज में वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वही प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर और सेंट्रोमियर मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ और डिसइंटीग्रेट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गन डिसअपियर हो जाते हैं जैसे कि न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। रीज़न ये है क्योंकि विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है साइटोप्लाज्म की। ठीक है, और उसके बाद स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि जो भी आपका सेंट्रोल है उसके अराउंड ये ऐसे करके बनना स्टार्ट हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोफेज के बाद मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, आपका जो ये क्रोमोसोम होता है ऐसे दूर दूर टाइप का होता है, पर उसके बाद क्या होता है क्रोमोसोम ये अर्ली बोल सकते हो, और जब ये हम लेट की बात करें तो सारे के सारे क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर ऐसे अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो और ये आपका जो ये होता है सेंट्रोल ये अपोजिट पोल की तरफ भाग जाते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें मेटाफेज की तो मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और उसके बाद इसको हम मोटाफेज भी बोलते हैं क्योंकि इस समय आपका क्रोमोसोम हाईली कंडेंस होता है और ये सबसे बढ़िया स्टेज है आपके क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए और नंबर को काउंट करने के लिए। तो देखो बेस्ट स्टेज टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड मॉर्फोलॉजी, और सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं क्या हम, मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। आपसे पूछ सकता है कि मेटाफेजिक प्लेट कब बनता है, इसमें क्या होता है, तो सारे के सारे क्रोमोसोम आपके इक्वेटर प्लेट पे क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो देखो सारे अलाइन हो गए हैं, ये आपका सेंट्रोल है और ये आपके क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, बिल्कुल पोल ऐसे करके अलाइन हो गए, और अब स्टार्ट होता है सेग्रेगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। जो भी ये सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होता है, जो भी आपके यहाँ पे क्रोमोसोम लगे हुए थे अब वो क्रोमोसोम क्या हो गए, ये आपके अपोजिट पोल की तरफ चले गए। ठीक है, अब देखो प्रोफेज में चीज़ें स्टार्ट होती हैं और टीलोफेज में ख़त्म हो जाती हैं। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होता है क्रोमोसोम के अंदर, और टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम रिकंडेंस, मतलब जो पहले कंडेंस हुआ था अब बोल सकते हो कि फिर से वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है, उसको क्रोमेटिन में आ जाता है। सेंट्रल मूवमेंट होता है। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें री इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले टूटी थी प्रोफेज में अब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से टीलोफेज में बन जाती है। फिर डिसअपेरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल, जो सेल ऑर्गेनल डिसअपेयर होना स्टार्ट हुए थे अब वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, रीअपेयरेंस हो जाएगा सेल ऑर्गेनल का। फिर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है और स्पिंडल फाइबर ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब तक वो टूटेगी तब तक वो अलग होंगे नहीं। एनाफेज में आपका ये देखो बीच सारे अपोजिट पोल की तरफ चले गए। ठीक है, अब जब टीलोफेज खत्म होता है तो अब आपका टीलोफेज में धीरे धीरे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल जो डिसअपियर हुए थे वो रीअपियर हो जाते हैं और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से क्या हो जाती है, अपीयर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है। ठीक है, अब आपको बोल सकते हैं टीलोफेज वो स्टेज है जब आपका न्यूक्लियस कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अभी भी चीज़ें आधी रही हैं, अभी थोड़ा सा रहता है क्या कि अब रह गया साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, दो तरीके से साइटोकाइनेसिस अलग अलग सेल्स में होते हैं, प्लांट में अलग होता है, एनिमल में अलग होता है। प्लांट एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या होता है, बाहर से आपका साइटोप्लाज्म बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होता है जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं फरो मेथड। ठीक है, और सेंट्रिपल मेथड के थ्रू ये डिवाइड करता है। अगर हम बात करें किसकी, प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, बस लास्ट में देख लीजिए भाई, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, तो कंस्ट्रिक्शन एंड फरो मेथड फॉर्मेशन होता है, सेंट्रिपल ऑर्डर होता है और माइक्रोफिलामेंट बनते हैं, और इसमें साइटोकाइनेसिस प्लांट में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर होता है और माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको देख करके इसे देखोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो धन्यवाद। तो आरबी बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।